हेलो स्टूडेंट्स, लैंड लॉज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीनाक्षी कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। हम लोग लास्ट क्लास में अपील के रिगार्डिंग जो सेक्शंस पढ़कर आए थे वो कंप्लीट कर लिए थे हम लोगों ने। लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 228 तक बात कर चुके थे, जो लिमिटेशंस फॉर अपील्स के बारे में बात करता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। और उसी तरह हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिव्यू, रिविजन एंड रेफरेंस अंडर द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। आज हम लोग रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिव्यू के संबंध में। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम रिव्यू के संबंध में बात करेंगे सेक्शन 229 की, धारा 229। धारा 229 सेक्शन 229 बात करता है पावर और ऑफ रिव्यू बाय बोर्ड एंड अदर रेवेन्यू कोर्ट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रिव्यू का मतलब क्या होता है कि पुनरावलोकन करना। कोई न्यायालय जब अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय को दोबारा से उसका अवलोकन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? रिव्यू। ठीक है, तो इस रिव्यू के बारे में प्रोविज़न कहाँ है? सेक्शन 229 में। क्लियर? तो सेक्शन 229 कहता है कि पुनरावलोकन के बारे में न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करता है। राजस्व न्यायालय की हम यहाँ बात कर रहे हैं। पुनरावलोकन उसी न्यायालय द्वारा जिसने डिक्री या आदेश पारित किया है, अपनी ही डिक्री या आदेश के संबंध में किया जाता है। ये जैसा कि मैंने भी आपको बताया भी था, जो कोर्ट जो डिक्री या आदेश जारी करती है, पुनरावलोकन वही कोर्ट कर सकती है। अगर हम सीपीसी की बात करते हैं तो सीपीसी के सेक्शन 114 यानी कि 114 और ऑर्डर 47 इस संबंध में विस्तृत प्रावधान करते हैं। ठीक है, अब ये पुनरावलोकन किया कब जाता है अगर हम ध्यान दें तो जब न्यायालय द्वारा पारित आदेश या डिक्री में कोई स्पष्ट रूप से कोई विधि या तथ्य संबंधी कोई त्रुटि या कोई दोष रह गया हो तो न्यायालय स्वयं, कहने का मतलब है स्वयं प्रेरणा से भी, सुमोटो से भी, या फिर किसी पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। समझ में आई बात? चलिए अब हम इसको रेड आउट करते हैं। सेक्शन 229 के अकॉर्डिंग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड से यहाँ हमारा मतलब है रेवेन्यू बोर्ड से, बोर्ड स्वयं अपनी इच्छा से या वाद या कार्यवाही के एक पक्ष के प्रार्थना पत्र पर स्वयं द्वारा या अपने किसी सदस्य द्वारा पारित की गई डिक्री या आदेश का पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू कर सकता है और उसका खंडन, उसका परिवर्तन या पुष्टि कर सकता है। या तो उसको खंडन कर दे यानी कि उसको बिल्कुल समाप्त कर दे, या फिर उसमें अगर कोई चेंजेस चाहिए हो तो वो चेंजेस भी कर सकता है, या फिर उसको पुष्टि भी यानी कि उसको अफर्म भी कर सकता है। ये ठीक है। जरूरी तो नहीं ना वो उसमें कुछ बदलाव करे। अगर कोर्ट को लगता है पुनरावलोकन के बाद यानी कि आफ्टर रिव्यू भी अगर कोर्ट को लग रहा है कि ऑर्डर ठीक है, डिक्री ठीक है, तो वो उसको एज इट इज रहने दे। ओके, फिर सेकेंड पार्ट इसका कहता है कि बोर्ड के अलावा प्रत्येक राजस्व न्यायालय उक्त न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, आदेश या निर्णय का पुनरावलोकन करने के लिए सक्षम होगा। ये सक्षम है बेटा यहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट तो किसको एबल बना रही थी रिव्यू करने के लिए? किसको पावर दे रही थी? बोर्ड को, रेवेन्यू बोर्ड को। और यहाँ पर जो सेकंड है वो किसको पावर दे रही है? रेवेन्यू बोर्ड के अलावा जो रेवेन्यू कोर्ट्स है उनको भी पावर दी गई है सेकंड क्लोज में, सेकंड सबसेक्शन में। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से चाहे वो रेवेन्यू बोर्ड हो चाहे रेवेन्यू कोर्ट्स हो, अपने द्वारा दिए गए डिसीजंस को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर हम लोग कुछ साथ केस लॉस की अगर बात करें, देखो क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है क्या रिव्यू के लिए, है ना। अभी क्वेश्चन हम केस लॉस के साथ डिस्कस करते हैं। रिव्यू बोर्ड द्वारा सुमोटो से या फिर जो वाद के पक्षकार है उनकी प्रार्थना पर ही किया जा सकता है, या फिर किसी थर्ड पर्सन की प्रार्थना पर भी किया जा सकता है। तो इस बात का जवाब मेघाराम वर्सेस राजस्व बोर्ड का जो मामला है 1998 राजस्थान का, उस मामले में ये कहा गया, ये निर्णय किया गया कि पुनरावलोकन बोर्ड द्वारा स्वप्रेरणा से या फिर वाद के पक्षकारों की प्रार्थना पर ही किया जा सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू का आवेदन किया जाता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसीलिए तीसरा व्यक्ति जो है वो रिव्यू के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता।
क्लियर हुई बात बच्चों। और कब किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेहरचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1990 का जो वाद है उसमें कहा गया कि जहां अभिलेख पर यानी कि ऑन रिकॉर्ड अगर कोई स्पष्ट कोई फॉल्ट ना हो, कोई त्रुटि ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, वहां पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ करण सिंह वर्सेस मनोहर सिंह 1957 का जो मामला था उसमें यह डिसाइड किया गया कि जब न्यायालय द्वारा विधि के किसी सुस्थापित नियम की अवहेलना की गई हो, मतलब पहले से अगर विधि का कोई स्टैब्लिश्ड रूल है, अगर उस रूल की अवहेलना करी गई हो, मान लीजिए उसका वायलेशन किया गया हो, तो यह स्पष्ट त्रुटि का ही मामला है। आप लॉ को इस तरह से कानून का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो स्पष्ट त्रुटि का मामला है, क्लियर फॉल्ट है, तथा ऐसे मामले में न्यायालय जो है वो क्या करेगा, रिव्यू कर सकता है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से सेक्शन 229 बात करता है पावर ऑफ रिव्यू बाय बोर्ड एंड अदर रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में। देन वी सी सेक्शन 230। सेक्शन 230 बात कर रहा है आपके पुनरीक्षण के बारे में, ठीक है, यानी कि रिवीजन के बारे में। सेक्शन 230 बात कर का जो हेडिंग है वो है बोर्ड की मामले, यानी कि बोर्ड से मतलब राजस्व बोर्ड की मामलों को मंगवाने की शक्ति, पावर ऑफ द बोर्ड टू कॉल फॉर केसेस। अब मंगवा के वो क्या करेगा, उनका पुनरीक्षण करता है। देखिए, राजस्व मंडल को यह अधिकार है कि वह अपने, यानी कि रेवेन्यू बोर्ड की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप इसको बोर्ड भी कह सकते हैं, आप इसको मंडल भी कह सकते हैं, दैट डजेंट मैटर, ओके। तो राजस्व बोर्ड को यह अधिकार है कि वह अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा जो भी निर्णीत मामले हैं उन मामलों के अभिलेख को मंगवा सकता है, उनका जो रिकॉर्ड है उसको वो मंगवा सकता है और उसका पुनरीक्षण कर सकता है, ठीक है ना। वो क्या कर सकता है, उन सबका पुनरीक्षण कर सकता है। यदि इस मामले में राजस्व बोर्ड को अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है ना। देखो, हालांकि इस मामले में देखो कहने का मतलब है क्या, कैसे मामले होंगे यहाँ पर, ये कहता है कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद जिसमें कि बोर्ड को, राजस्व बोर्ड को या किसी राजस्व न्यायालय को कोई अपील नहीं की जा सकती हो। देखिए, ये अप्लाई कहाँ पर होगा बच्चों, जहाँ पर अपील नहीं की जा सकती हो वहाँ पर ये अप्लाई होगा, पुनरीक्षण वाले जो सेक्शन है आपका 230। तो जब अगर किसी मैटर में किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बोर्ड जो निर्णीत वाद है उसकी बोर्ड या किसी न्यायालय को कोई अपील नहीं की जा सकती हो, उनके अभिलेख मंगवा सकेगा रेवेन्यू बोर्ड। और यदि ऐसा प्रतीत हो कि उस न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है जो विधि के अकॉर्डिंग उसमें वेस्टेड नहीं है, फिर भी उसने उस जुरिस्डिक्शन का प्रयोग कर लिया, या फिर उसने जो उसमें वेस्टेड जुरिस्डिक्शन है उसका प्रयोग ही नहीं किया, या उसने अपनी अधिकारिता यानी कि अपने जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करने में अवैध रीति से या सार्वजनिक अनियमितता यानी कि इरेगुलरिटी से कार्य किया है, तो बोर्ड उस मामले में ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा बोर्ड को उचित लगता है। तो आइए हम इसका एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। ये आपको कह रहा है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि जहाँ पर अपील नहीं की जा सकती है अधीनस्थ न्यायालय किसी बोर्ड या किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णीत वाद है, बोर्ड या किसी न्यायालय को कोई अपील उसकी नहीं होगी, तो ही ऐसे अधीनस्थ न्यायालय से वो मामला रेवेन्यू बोर्ड अपने पास मंगवा सकता है। और मंगवाने के बाद में देखिए क्या हो सकता है, जैसे फर्स्ट, राजस्व न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया हो। क्या लगे बोर्ड को क्या लगता हो कि राजस्व न्यायालय ने जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर रहकर काम करा है, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, राजस्व न्यायालय ने उसमें निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया हो, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन आप इसे यहाँ कह सकते हैं, यानी कि आपके पास अधिकार तो था, राजस्व न्यायालय में वेस्टेड तो था जुरिस्डिक्शन, लेकिन फिर भी उसने उसका प्रयोग नहीं किया। फिर इसके बाद राजस्व न्यायालय में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अवैध रूप से या सार्वजनिक अनियमितता से कार्य किया हो। राजस्व न्यायालय ने जो जुरिस्डिक्शन का प्रयोग किया है उस समय उसने इर्रेगुलर तरीके से या अनलॉफुल तरीके से काम किया हो।
इसके बाद रिवीजन के मामले में राजस्व बोर्ड यानी कि जो रेवेन्यू बोर्ड है वो जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है। अब देखिए, राजस्व मंडल इस धारा के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय निम्नलिखित आवश्यकताओं की पालना पर ध्यान देगा। अब रेवेन्यू बोर्ड क्या क्या जरूरत पर ध्यान देगा? फर्स्ट, कि पुनरीक्षण का आवेदन पत्र तभी ग्रहण किया जाएगा जब ऐसे मामले का निर्णय किसी न्यायालय ने किया हो। क्लियर? तब ही आपका रिवीजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा बोर्ड द्वारा। सेकंड, ऐसा निर्णय किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा दिया हुआ होना चाहिए, तो रेवेन्यू कोर्ट हो या रेवेन्यू अथॉरिटी हो। थर्ड, ऐसे निर्णय के विरुद्ध राजस्व मंडल को अपील करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि बोर्ड में आप अपील कर सकते हो, उस न्यायालय से अगर बोर्ड में अपील नहीं होती है तो ही ऐसे मामले को रिवीजन के लिए मंगवा सकता है बोर्ड, अदरवाइज नहीं मंगवा सकता। अदरवाइज तो फिर अपील की जा सकती, तो अपील करो ना, क्या दिक्कत है? समझ में आई बात? फिर राजस्व मंडल द्वारा पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करते समय साक्ष्य के गुण की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय ने विधि की आवश्यकता से संबंधित सभी बातों को कंप्लीटली फॉलो किया है या नहीं। यदि कोई इरेगुलरिटी रह गई है तो भी वो उसको अपने पास बुलवाएगा। ठीक है? या अगर इरेगुलरिटी है तो ही राजस्व मंडल जो है वो उसके अंतर्गत इंटरवेंशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पहले तो ही पुनरीक्षण करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इस धारा के अंतर्गत राजस्व मंडल को काफ़ी विस्तृत अधिकार दिए गए हैं, काफ़ी सारे जो उसके पास राइट्स हो गए हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर्स है यहाँ पर रेवेन्यू बोर्ड के पास में, जिसके अंतर्गत वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों की जांच कर सकता है। यानी कि जो भी उसके अधीनस्थ राजस्व न्यायालय आते हैं या रेवेन्यू अथॉरिटी आती है उनके द्वारा जो निर्णीत मामले हैं उनकी वो यहाँ पर जाँच कर सकता है। रिविज़न के लिए पक्षकार द्वारा याचिका प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, ये सुमोटो से अभी अपने पास मंगवा सकता है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हमने इन दोनों ही धाराओं में 229 में हमने देखा रिव्यू के बारे में और 230 में हमने देखा रिवीजन के बारे में। ठीक है, आगे अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे भी जारी रखेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।